अगर आप भी क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आराम से आ जाएगा। तो आपको जो रोड मैप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उसी को फॉलो करना है। और ये इस वीडियो में मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बचना है अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो मिस्टेक बताया गया है उसको आप भूलकर भी मत कीजिएगा, और जो आपको बताया जाएगा उसको सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा और 1 महीना के अंदर अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लास 10th है उसका सिलेबस क्या है। हिंदी में क्या सिलेबस है, इंग्लिश में क्या सिलेबस है, मैथ का सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है, सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस में कौन कौन सा चैप्टर हमारा 10th का एग्ज़ाम में आने वाला है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ गए और पढ़ना चालू कर दिए और पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर जगह यूज़ होगा, उसको पहले करना है। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप एक पेज लीजिए, उस पर अपना साइंस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस लिखिए कि हिंदी साइंस में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। साइंस में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, मतलब सिलेबस को आराम से देखिए और उसको एक पेज पर लिख लीजिए कि कौन कौन सा आपका चैप्टर सिलेबस में है। जैसे फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा हमारे सिलेबस में चैप्टर है, बायोलॉजी का में हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग से बनाइएगा तो लास्ट में आपके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, सिलेबस को एक पेज पर लिख लीजिएगा कि साइंस का क्या सिलेबस है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि आपको सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, सिलेबस को कैसे एक पेज पर लिखना है और क्या क्या आपके सिलेबस में है, ये भी मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, अपने बेसिक के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए अब 9th से 10th में तो आ गए, 9th से 10th में तो आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 9th वाला आप सारा कुछ भूल जाएंगे, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। 9th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि क्लास 10th में यूज होता है, उन टॉपिक को आपको याद कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो और स्ट्रॉन्ग रहेगा। जितना ज़्यादा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपका जो मतलब कि एग्ज़ाम में आप आगे जितना ही अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर बेसिक ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप आगे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाइएगा। जैसे कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं आता है तो आप उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करिएगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाना है। जैसे कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप एटम्स के बारे में पढ़ लेंगे, मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, कम से कम 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे एलिमेंट्स का। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आपको आगे चल के आसानी होगा चैप्टर को पढ़ने में। तो यहाँ से आपको सेकंड पॉइंट समझ में है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और अपने 10th का बुक में भी जो बेसिक पॉइंट रहते हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेस स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपको आगे समझने में आसानी होगा। चलिए हम लोग थर्ड मिस्टेक के बारे में देखते हैं। तो सबसे थर्ड में आपको क्या करना है कि आपको एक डेली रूटीन बनाना है। बिना रूटीन के अगर पढ़िएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप पूरे दिन एक दिन मैथ पढ़ रहे हैं, एक दिन पूरा दिन साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से पढ़ने पर आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक दिन पढ़िएगा दूसरा दिन भुला जाइएगा। लेकिन अगर आप एक स्टडी रूटीन बनाकर पढ़िएगा पूरे साल भर, ज़्यादा नहीं 5 से 6 घंटा भी अगर आप फोकस होकर पढ़िएगा तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 5 से 6 घंटा अगर आप सेल्फ फोकस होकर एकदम स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए इनफ है। एकदम आप फोकस होकर लेकिन पढ़ना चाहिए। उस टाइम आपके पास फ़ोन कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ़ोन को दूसरे रूम में रखकर आपको फोकस होकर 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना है। ये नहीं कि 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिए हैं और कभी फॉलो किए ही नहीं। 17 घंटे का टाइम टेबल बना लिए कि 6 बजे उठना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट लेना है,
8 बजे से पढ़ाई चालू करना है, इस वाला तरह से टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। टाइम टेबल आपको बनाना है कैसे, तो इस तरह से बनाना है कि 2 घंटा कभी भी आप 2 घंटा दिन में मैथ पढ़ लीजिए, 2 घंटा आप साइंस पढ़ लीजिए, 1.5 आवर आप सोशल साइंस को पढ़ लीजिए, 1 घंटा इंग्लिश हिंदी पढ़ लीजिए और डेली 30 मिनट आप जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिए। अगर रिवाइज करिएगा तभी आपका वो जो चीज़ पढ़ते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन ही नहीं करिएगा तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही नहीं जाएगा, तो आप पढ़ते रहेंगे भूलते रहेंगे। लेकिन अगर आप 30 मिनट भी डेली रिवाइज करते हैं, पीछे वाला चीज़ आप पढ़ते रहते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सेट हो जाता है। इसलिए आपका रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, स्टडी रूटीन बनाना है और कुछ इस तरह से आपको रूटीन बनाना है। ऐसे नहीं कि 2 बजे कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे लंच करना है और भी कुछ ऐसे 17 घंटा का टाइम टेबल नहीं बना लेना है। आपका मैक्सिमम टाइम टेबल जो होना चाहिए 10 आवर तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो कभी आपसे फॉलो नहीं होगा। तो चलिए, अगर टाइम टेबल पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी बता दूंगा एकदम डिटेल में कि कैसे ये वाला टाइम टेबल को बनाना है, कैसे फॉलो करना है, क्योंकि मैंने भी इस तरह से टाइम टेबल को फॉलो किया था। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, रीड बुक्स लाइन बाय लाइन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ते हैं और साइड बुक बहुत सारा खरीद लेते हैं जैसे ही क्लास 10th में आते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट करना है, उसका लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कहीं से अगर आप लेक्चर लेते हैं, उस लेक्चर को लेने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक करना है, उसके बाद ही आपको कोई साइड बुक फॉलो करना है। साइड बुक में भी ऐसा नहीं कि 5-6 साइड बुक खरीद लिए, सिर्फ एनसीईआरटी और इसके अलावा सिर्फ एक बुक और लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि क्या बुक फॉलो करें तो मैं आपको अगले वीडियो में एक बता दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा साइड बुक फॉलो करना चाहिए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करना है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को करना है। बिना एनसीईआरटी को कंप्लीट किए हुए आपको साइड बुक पर नहीं जाना है, क्योंकि 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करेंगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस रखेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है हर सब्जेक्ट का, चैप्टर का। देखिए अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं तो अभी तो आपका अच्छा लगेगा, शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तब, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा, फाइनल एग्ज़ाम, उस समय आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहेगा और आपको हर चीज़ पढ़ने में उतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूरा कॉपी उठाकर पढ़ रहे हैं। तो उस समय आपका काम आता है क्या, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट आपको बनाना जरूरी है ताकि आप किसी भी चैप्टर को आप 5 से 7 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है, तो हर चैप्टर का, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें आपको उसके चैप्टर का फॉर्मूला लिख लेना है। कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसमें आप उसका फार्मूला लिख लेंगे। लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट का जितना भी फार्मूला है एक पेज पर लिख लेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है उसको आप हाईलाइट कर लेंगे या सेपरेट पेज पर लिख लेंगे। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं उनको आप अलग लिख लेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में उसको सिर्फ पलट के एक बार 5 से 10 मिनट में देख लें। साइंस में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डायग्राम प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि क्लास 10th में डायग्राम पूछ दिया जाता है। तो अभी से ही अगर आप डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से कुछ आपका शॉर्ट नोट्स बनना होना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स के लिए फार्मूला शीट बना लेंगे और सभी सब्जेक्ट में आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्जाम्पल को हाईलाइट करते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर को लास्ट में जाकर सोल्व करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी से, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आप उसका प्रीवियस ईयर 10 साल का कर लेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे उस तरह के क्वेश्चन का तो एग्जाम टाइम पर आपको एकदम इजी लगेगा। इसलिए अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद आप लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी से आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आप जैसा तैसा क्वेश्चन करते रहिएगा और एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीकली रिवीजन। अब कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा पढ़ा हुआ बेकार है, आपका जो हार्ड वर्क है सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जाते हैं।
इसलिए आप फिर शॉर्ट नोट्स अपना जो है बनाए थे उससे आप रिवीजन करिए या फिर से नोट्स से ही रिवीजन करिए। अगर बार बार आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वो आपके परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है, फिर आप नहीं भूलते हैं। इसलिए आप हफ्ता में, वीक में एक बार कम से कम रिवीजन पर फोकस करिए। तो ये हमारा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में करिए कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग से हमारा क्या प्लान होना चाहिए कि 95% ईजिली स्कोर पाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।